नमस्कार साथियों, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का नेरी स्टडी में। गाइस, इस बार वीडियो आने में थोड़ा 1-2 दिन का टाइम लग गया क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन थी और मैं वीडियो लाने में उस समय थोड़ा सा असमर्थ थी। पर जैसे ही मुझे टाइम मिला मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आई हूँ और ये रिलेटेड है करंट अफेयर से। जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं पिछले 6 महीने का जितना भी करंट अफेयर है सब कवर कराने जा रही हूँ, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। आपको 6 महीने का सारा वीडियो जितना भी करंट अफेयर्स है सब एक वीडियो के माध्यम से मिलेगा। 6 महीने का वो वीडियो मैं बनाऊंगी एक महीने का करके और आपको वो सब कुछ इसी चैनल पर कवर कराया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताएं, क्योंकि 6 महीने का करंट अफेयर्स मैं कराने जा रही हूँ। तो आज का जो करंट अफेयर मैं कराने जा रही हूँ वो है 25 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक का। जितना करंट अफेयर हमारा रह गया था ये कवर करने के बाद हम अगस्त का कवर करेंगे और उसके साथ साथ इस संडे को आपके लिए जनवरी से मैं करंट अफेयर लेकर के आऊँगी। तो वो वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, प्लीज़ पेशेंस के साथ उसे ज़रूर देखें। सो स्टार्ट करते हैं हमारा करंट अफेयर का ये सेशन। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में हस्तशिल्प पर ई संगोष्ठी का आयोजन किसने किया था। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि एक ई संगोष्ठी का आयोजन हस्तशिल्प पर, जो हाथ से बने हुए छोटे छोटे से रहते हैं सामान, जो हथकरघा उद्योग होता है, उस तरीके के हस्तशिल्प हाथ से बने हुए जो सामान होते हैं उस पर ई संगोष्ठी का आयोजन किसने किया था। तो ये आयोजन किया गया था अर्जुन मुंडा जी के द्वारा। अर्जुन मुंडा जी जो कि खूंटी झारखंड से सांसद हैं, इनके द्वारा ये ई संगोष्ठी का आयोजन उत्तर पूर्वी राज्यों में किया गया था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रेलवे कब तक सभी वैगनों को RFID टैग लगाएगा। RFID टैग, RFID की फुल फॉर्म होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स। ये एक टैग लगाए जाते हैं, जिस तरीके से आपने फास्ट टैग देखा है उसी तरीके से ये एक RFID टैग लगाए जाएंगे ट्रेन्स पर। जितने भी ये वैगन होते हैं रेलवे में आप देखते हैं, इन पर ये टैग लगाया जाएगा। तो ये टैग आपसे पूछा जा रहा है कि रेलवे कब तक लगाएगा। तो जो ये टैग है ये लगाएगा दिसंबर 2020 तक। दिसंबर 2020 तक भारतीय रेलवे सभी वैगनों पर ये RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लगाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 कहता है कि विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर खोली गई है। तो ये जो शहद के लिए एक परीक्षण प्रयोगशाला खोली गई है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर खोली गई है, वो भी ये वर्ल्ड लेवल पर खोली गई है, विश्व स्तरीय। तो ये खोली गई है आणंद, गुजरात में। आणंद गुजरात के एक जगह का नाम है, वहाँ पर ये खोली गई है। और अगर गुजरात की बात करें तो यहाँ पर वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो है विजय रूपाणी जी। इसके साथ साथ जो गवर्नर है वो है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत जी यहाँ के गवर्नर हैं वर्तमान समय में। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो गुजरात हाल ही में एक रूफ टॉप इंडेक्स आई थी, उसमें टॉप पर था। जितने भी सोलर ये सौर ऊर्जा लगाए जाते हैं तो उसमें रूफ टॉप पे कितने सौर ऊर्जा लगाए गए, उनकी जो एक इंडेक्स आई थी उसमें गुजरात टॉप पर था। इसके साथ साथ एक आई थी स्टेट की फूड सेफ्टी इंडेक्स। स्टेट्स की एक फूड सेफ्टी इंडेक्स आई थी, उसमें भी जो जितने बड़े राज्य थे उनमें कौन टॉप पर था, उनमें भी ये गुजरात टॉप पर था। जबकि छोटे राज्यों की अगर हम बात करें तो उनमें गोवा टॉप पर था। और अगर हम बात करें उत्तर पूर्व के जितने भी यूटीज़ होते हैं, जितने भी यूटीज़ आप देखते हैं तो यूटीज़ में टॉप पर चंडीगढ़ था। तो ये इंडेक्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई, गुजरात से रिलेटेड न्यूज़ भी हो गई। एवरीथिंग इज कवर्ड हेयर। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि अमेज़न पे ने किसके साथ भारत में ऑटो बीमा पेशकश के लिए साझेदारी की है। ऑटो बीमा पेशकश के लिए साझेदारी की है। तो ये अमेज़न पे ने ये साझेदारी की है इको जनरल इंश्योरेंस के साथ में। इको जनरल इंश्योरेंस के साथ में अमेज़न पे ने ऑटो बीमा के लिए ये पेशकश के लिए ये साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 5 कहता है कि किस एथलीट ने अपने 4 गोल्ड मेडल कोरोना वायरस वॉरियर्स के लिए समर्पित कर दिए हैं। जो इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीते थे उनमें से 4 गोल्ड मेडल, कुल 4 गोल्ड मेडल इन्होंने ये अपने जो गोल्ड मेडल थे जो कोरोना वायरस के जो वॉरियर्स हैं उनको समर्पित कर दिए हैं।
तो ये है हिमा दास। इन एथलीट का नाम है हिमा दास, जिनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। कई सारे गोल्ड्स इन्होंने जीते, किसी एक गेम में इन्होंने लगातार 6 गोल्ड जीते थे। तो ये एक एथलीट है और इन्होंने अपने 4 गोल्ड कोरोना वायरस के जो वॉरियर्स हैं उनको समर्पित कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ये क्वेश्चन कहता है प्रश्न संख्या 6, कौन सा खिलाड़ी FWA फुटबॉलर ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। ये नामित किए गए हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे विनर कौन बना है। तो जब विनर अनाउंस होगा तो मैं वो भी आपको बताऊंगी। अभी ये FWA के लिए फुटबॉलर ऑफ द ईयर के लिए नामित किए गए हैं। तो इनका नाम है जॉर्डन हेंडरसन। जॉर्डन हेंडरसन को FWA फुटबॉलर ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है प्रवासी रोजगार ऐप अब है रोजगार की बारी किसने शुरू किया है। प्रवासी रोजगार ऐप अब है रोजगार की बारी, ये ऐप आपसे पूछा जा रहा है किसने शुरू किया है। तो ये जितने भी प्रवासी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करके गए हैं कोरोना वायरस की स्थिति में, कि कोरोना वायरस इतना ज़्यादा फैला हुआ था, तो वो जहाँ पर भी वर्क कर रहे थे वहाँ पर वो अपना काम छोड़ करके अपने जो जगह थी वहाँ पलायन कर गए। तो ऐसी परिस्थिति में उन प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अब है रोजगार की बारी ऐप किसने शुरू किया है। तो ये शुरू किया है सोनू सूद जी ने। हाल ही में ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहे क्योंकि इन्होंने उन लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद की जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करना चाहते थे, उनके लिए बसेस वहाँ पर प्रोवाइड कराई। तो ये इस समय लोगों के लिए मसीहा बनकर हमारे सामने उभरे और इन्होंने ही ये ऐप शुरू किया है। अब है रोजगार की बारी, कि अब इन्होंने जगह पर तो पहुँचा दिया, अब उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 8 और हम पढ़ रहे हैं जुलाई लास्ट वीक का करंट अफेयर, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 8, मौसम ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ये मौसम ऐप एक लॉन्च किया गया है, ये किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, डॉक्टर हर्षवर्धन इनको देखते हैं, इस मंत्रालय को देखते हैं। तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा ये मौसम ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारत ने किस देश से राफेल खरीदे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि भारत ने हाल ही में किस देश से राफेल खरीदे हैं। तो ये काफ़ी पुरानी डील थी जो कि अब जाकर के ये राफेल हमारे भारत देश में आ पाए हैं। प्रमोद सावंत जी जो गोवा के मुख्यमंत्री थे, जिनका निधन भी हो चुका है, उनके द्वारा ये डील की गई थी और उसके बाद उनका निधन हो गया। अब जाकर के ये भारत को सौंपे गए हैं। तो ये सौंपे हैं फ्रांस ने। तो फ्रांस से हमने ये राफेल खरीदे हैं, फ्रांस से खरीदे हैं, याद रखिएगा। अगर चिनूक की बात करें तो चिनूक हमने अमेरिका से खरीदा है। तो चिनूक और अपाचे हमने अमेरिका से खरीदा है। ब्रह्मोस रशिया के साथ मिलकर बनाई गई मिसाइल है। इसके अलावा फ्रांस से हमने खरीदा है राफेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट राफेल। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि WHO के एंटी टीबी मिशन के तहत भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सकीय सहायता दी है। $1 मिलियन, वो भी चिकित्सा के लिए, मतलब मेडिकल हेल्प, वो भी एंटी टीबी मिशन जो कि WHO के द्वारा चलाया जा रहा है टीबी को खत्म करने के लिए। तो इसके तहत भारत ने किस देश की सहायता की है, वो भी $1 मिलियन से। तो ये सहायता की है उत्तर कोरिया की। उत्तर कोरिया की ये सहायता की है नॉर्थ कोरिया, जहाँ के किम जोंग उन, वहाँ के तानाशाह हैं किम जोंग उन। उत्तर कोरिया की हमने ये मदद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है कि Zhuan 3 हाई रिजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है। ये मैपिंग सैटेलाइट है हाई रिजोल्यूशन और इसका नाम है Zhuan 3। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा, चीन के द्वारा, जो कि हाल ही में बहुत सारी गतिविधियां कर रहा है भारतीय सीमा क्षेत्र में। तो ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है जो ये पाकिस्तान और चाइना मिलकर लगातार करते जा रहे हैं। खैर, इन्होंने ये Zhuan 3 नाम का एक हाई रिजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है और चाइना, जिनकी राजधानी है बीजिंग, और मुद्रा की बात करें तो रेनमिनबी यहाँ की मुद्रा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है कि 300 साल पुराने जय काली मातृ मंदिर जिसका हाल ही में पूर्णोद्धार हुआ किस देश में स्थित है। तो इसका पूर्णोद्धार कराया गया है जय काली मातृ मंदिर का। तो ये कहाँ पर स्थित है और पूर्णोद्धार भी भारत की सहायता से हुआ है, इसीलिए ये चर्चा में है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये स्थित है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश की भी एक जगह है जिसका नाम है नाटोरा। नाटोरा नाम की ये जो जगह है बांग्लादेश में, यहाँ पर ये मंदिर स्थित है, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है और 300 साल पुराना मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्न संख्या 13 कहता है कि लखनऊ में एक सड़क का नाम किसके नाम पर रखा गया है। एक सड़क और एक चौराहे का नाम इनके नाम पर अब कर दिया गया है। तो वहीं आपसे पूछ रहे हैं कि कौन है वो जिनके नाम पर इस सड़क का नाम रखा गया है। तो ये हरदोई रोड करके थी, जिसका नाम बदलकर अब लालजी टंडन जी के नाम पर कर दिया गया है, लालजी टंडन जी के नाम पर। ये मध्य प्रदेश के गवर्नर रह चुके थे और हाल ही में इनका लखनऊ में ही इलाज के दौरान निधन हो गया। तो इसके बाद जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी आनंदीबेन पटेल जी को अतिरिक्त प्रभार के साथ में मध्य प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया, और लालजी टंडन जिनका निधन हो गया उनको एक श्रद्धांजलि देने के लिए लखनऊ में एक सड़क का नाम इनके नाम पर कर दिया गया है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहता है कि रोजगार बाजार पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है। रोजगार बाजार एक पोर्टल है, तो ये किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो ये हाल ही में लॉन्च किया है दिल्ली ने, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है रोजगार बाजार पोर्टल। दिल्ली में प्लाज्मा बैंक बनाई गई है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कहता है सीआरपीएफ ने अपना कौन सा संस्करण 27 जुलाई को मनाया, क्योंकि 27 जुलाई को सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। तो उन्होंने अपना ये कौन सा स्थापना दिवस मनाया, कौन सा इनका संस्करण था। तो ये संस्करण था इनका 82वां संस्करण। ये काफ़ी पुरानी संस्था है सीआरपीएफ, पहले इसका नाम कुछ और हुआ करता था। तो सीआरपीएफ जो इसका 82वां संस्करण है, ये इन्होंने 27 जुलाई को मनाया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कहता है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 28 जुलाई को। 28 जुलाई को हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाते हैं। इस बार 2020 के लिए जो इसका थीम था वो थीम था हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, फोकस ऑन प्रिवेंटिंग हेपेटाइटिस अमॉन्ग मदर एंड न्यू बॉर्न्स। एक बार मैं फिर से बोलूँगी ताकि आप इसे नोट कर सकें। तो ये जो इस बार की 2020 की थीम थी वो थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, फोकस ऑन प्रिवेंटिंग हेपेटाइटिस अमॉन्ग मदर एंड न्यू बॉर्न्स। ये इस बार की हेपेटाइटिस डे की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कहता है कि प्रीमियर लीग में गोल्डन बूट किसने जीता। प्रीमियर लीग जो कि फुटबॉल से संबंधित है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि गोल्डन बूट किसने जीता। तो बस सिंपल सा आप याद कर लीजिए कि जैमी वर्डी ने गोल्डन बूट जीता, दैट्स इट। प्रीमियर लीग में जैमी वर्डी ने गोल्डन बूट जीता। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 18 कि किसने BIS केयर ऐप लॉन्च किया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन है जिन्होंने BIS केयर ऐप लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है रामविलास पासवान जी के द्वारा। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है रामविलास पासवान जी के द्वारा ये ऐप। और अगर हम BIS की फुल फॉर्म जानना चाहें तो इसकी फुल फॉर्म होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS की फुल फॉर्म होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसकी स्थापना की बात करें तो 23 दिसंबर 1986 में BIS की स्थापना हुई थी। और अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो पुरानी दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। BIS इसकी फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कहता है कि भारत व किस देश के रक्षा मंत्रियों के मध्य वार्ता हुई है। ये रक्षा से संबंधित एक वार्ता थी। तो पूछा जा रहा है कि किन देशों के मंत्रियों के मध्य
जो रक्षा मंत्री थे उनके मध्य ये वार्ता हुई है। तो ये हुई है भारत की इंडोनेशिया के मंत्रियों के साथ, इंडोनेशिया के मंत्रियों के साथ ये वार्ता हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत ने किसे 10 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव सौंपे हैं। तो वो कौन सा देश है जिसको 10 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव सौंपे गए हैं। तो ये 10 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव सौंपे गए हैं भारत के द्वारा बांग्लादेश को, बांग्लादेश को ये सौंपे गए हैं। बांग्लादेश जो कि हमारा पड़ोसी देश है, शेख हसीना यहाँ की हैं। इसके साथ साथ हम बांग्लादेश के बारे में, आजकल हमारे पड़ोसी देशों के साथ भारत बहुत सारे समझौते कर रहा है, तो आप उन्हें रिवीजन करते रहिए और याद रखिए कि कौन से देश के साथ किस तथ्य को लेकर के समझौता किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कहता है कि चिनम्मा और वीरन्ना किस शहर की पुलिस द्वारा जारी किए गए 2 नए शुभंकर हैं। चिनम्मा और वीरन्ना किस शहर की पुलिस द्वारा जारी 2 नए शुभंकर हैं। तो ये एक शुभंकर जारी किए गए हैं जिनका नाम चिनम्मा और वीरन्ना है, और ये जिस शहर की पुलिस ने जारी किए हैं वो है बंगलौर। बेंगलुरु की जो पुलिस है उनके द्वारा ये चिनम्मा और वीरन्ना जारी किए गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, और बेंगलुरु ही वो शहर है जहाँ पर इसरो का हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, इसके साथ साथ 22वां प्रश्न देखते हैं, जलवायु परिवर्तन पर एंटोनियो गुटेरेस के नए युवा सलाहकार समूह का सदस्य कौन बना है। ये एक इनका नया युवा सलाहकार समूह बनाया है इन्होंने, तो इसका सदस्य कौन बना है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें इनसे सलाह ली जाएगी जलवायु परिवर्तन से संबंधित। तो एंटोनियो गुटेरेस के इस समूह का सलाहकार कौन बना है। तो ये सलाहकार बनी है अर्चना सोरेंग जी, अर्चना सोरेंग जी बनी है। कृतिका पांडे की बात करें तो इनको इनकी शॉर्ट स्टोरी के लिए प्राइज़ मिला था, कॉमनवेल्थ ऑफ एशिया ऐसे करके कुछ प्राइज़ का नाम था, वो इन्होंने जीता था कृतिका पांडे जी ने अपनी शॉर्ट स्टोरी के लिए। और अर्चना सोरेंग जी बनी है नए युवा सलाहकार समूह की सदस्य, और वो भी किसकी, जलवायु परिवर्तन पर एंटोनियो गुटेरेस का एक समूह इनके द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये मनाया गया 29 जुलाई को। बाघों की संख्या निरंतर कम हो रही थी, फिर उसके बाद सरकार के प्रयासों के द्वारा भारत में जो संख्या थी वो फिर बढ़ती गई, और उसके बाद बढ़कर अच्छी खासी वो संख्या पहुंच गई है। तो वही पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया। ये मनाया गया 29 जुलाई को भारत में। फिर भारत के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया गया है, तो इंटरनेशनल लेवल पर भारत के साथ साथ सभी देशों ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में 2020 में किसने टॉप किया। आकांक्षी जिलों की ये डेल्टा रैंकिंग आती है, तो बता रहे हैं इसमें 2020 में कौन से जिले ने टॉप किया है। तो इसमें जो टॉप करने वाला था वो है बीजापुर छत्तीसगढ़। इसका जो प्रदर्शन था काफ़ी अच्छा रहा और इसमें बीजापुर छत्तीसगढ़ ने टॉप किया है। सेकंड नंबर पर आया है री भोई मेघालय। मेघालय का एक जगह री भोई नाम की इनकी जगह मेघालय की, इसने सेकंड नंबर पर रहा। और उत्तर प्रदेश का बहराइच थर्ड नंबर पर आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में रहा है। ये चीज़ें सारी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 जो कि कहता है कि AIIB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया। AIIB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की ये 5वीं वार्षिक बैठक हुई थी, इसमें भारत की ओर से किसने भाग लिया। तो भारत की ओर से भाग लेने वाली थी निर्मला सीतारमन जी। निर्मला सीतारमन जी ने भाग लिया है इसमें AIIB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 कहता है कि AIIB का मुख्यालय कहाँ स्थित है। AIIB का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि AIIB का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसके मुख्यालय की अगर हम बात करें तो बीजिंग चाइना में इसका मुख्यालय स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो बीजिंग चाइना में इसका मुख्यालय स्थित है। AIIB की बात करें तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये इसकी फुल फॉर्म है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इस बार की इस मीटिंग की जो थीम थी वो थी AIIB 2030 सपोर्टिंग एशिया डेवलपमेंट ओवर, सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट ओवर, ये इसकी ओवर टू द नेक्स्ट डिकेड, ये इसकी थीम थी।
AIIB 2030 सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, ये इसकी इस बार की थीम रही थी। तो इसका मुख्यालय आपको पता चल गया कि बीजिंग चाइना में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 27, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पहली बार कब मनाया गया। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कोई भी दिवस पहली बार कब मनाया गया। तो जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है ये 2011 में पहली बार मनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28, नई शिक्षा नीति 2020 में आई, कितने वर्षों के बाद शिक्षा नीति में परिवर्तन किया गया। आपसे पूछा जा रहा है कि एक नई शिक्षा नीति जारी की गई है जिसके अनुसार जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो अब जो मानव संसाधन विकास मंत्री कहलाते थे अब वो शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। और ये पूछा जा रहा है कि कितने वर्षों के बाद एक प्रणाली में इस शिक्षा नीति में परिवर्तन लाया गया है। तो ये लगभग 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति हमारे सामने लाई गई है। 34 वर्षों के बाद, एक लंबे, आप देख सकते हैं कि 34 वर्ष एक बहुत बड़ा समय होता है, एक लंबा समय होता है। तो उसके बाद हमारे सामने एक नई शिक्षा नीति लाई गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 कहता है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। नरेंद्र मोदी जी कहां पर सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। तो मैं बताना चाहूँगी 2016 में एक समझौता हुआ था जिसके तहत भारत सहायता कर रहा था मॉरिशस की इस सुप्रीम कोर्ट को बनाने के लिए, और अब इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही किया जाएगा। तो भारत की सहायता से ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही है मॉरिशस में, और हम मॉरिशस की मदद कर रहे थे इस सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को बनाने में। तो नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन मॉरिशस में करेंगे। प्रश्न संख्या 30 कहता है कि भारत का पहला DGCA अनुमोदित ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल कौन सा बना है। भारत का पहला DGCA अनुमोदित ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल कौन सा बना है। तो ये बना है बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। यहाँ पर ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, यहाँ पर सिखाया जाएगा किस प्रकार से ड्रोन उड़ाया जाता है। तो बॉम्बे फ्लाइंग क्लब जो है ये बना है अनुमोदित ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल DGCA के द्वारा। और DGCA की फुल फॉर्म क्या होती है ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 कहता है कि गुवाहाटी में पूर्वोत्तर के पहले मैन होल क्लीनिंग रोबोट का नाम, मैन होल क्लीनिंग रोबोट, ये जो आप मैन होल देखते हैं जो सड़कों पर बने रहते हैं, तो इनमें इनको जो साफ करने वाले लोग होते थे, क्योंकि पहले इनको साफ करने के लिए किसी मानव को उतरना पड़ता था और फिर वही उस मैन होल को साफ करता था। और उस मैन होल में बहुत सारी गैसेस होती थी, ऐसी गैसेस जो एक मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। तो ऐसे में क्या किया गया कि ऐसे में एक प्रणाली विकसित की गई कि क्यों ना रोबोट की मदद ऐसे कार्यों के लिए ली जाए, क्योंकि मानव स्वास्थ्य के लिए जब ऐसी गैसेस बहुत हानिकारक होती हैं तो एक रोबोट के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो रोबोट की सहायता हम इस कार्य में ले सकते हैं। तो वहीं गुवाहाटी में पूर्वोत्तर के, क्योंकि भारत में पहली बार ये नहीं है, पूर्वोत्तर क्षेत्र का ये पहला है। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहले मैन होल क्लीनिंग रोबोट का नाम क्या है। इसका नाम है बैंडीकूट इसका नाम है। इससे पहले गुरुग्राम और कोयम्बटूर में इन रोबोट्स का यूज़ किया जा चुका है। तो यहाँ पर पहली बार है, और अगर देखा जाए गुरुग्राम में पहली बार ऐसा हुआ था और कोयम्बटूर में उसके बाद। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 32 प्रश्न कहता है कि सीएम उद्यमिता विकास कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया था। सीएम उद्यमिता, मुख्यमंत्री उद्यमिता विकास कार्यक्रम, तो ये शुरू किया गया था केरल के द्वारा। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो केरल के द्वारा ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है। तो वो कौन सा पहला भारतीय है जिसने राफेल को उड़ाया है। तो ये पहले भारतीय बन गए हैं हिलाल अहमद राथर। इनका नाम है हिलाल अहमद राथर, ये जम्मू कश्मीर से हैं और ये पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने राफेल को उड़ाया है। इसके साथ साथ अभिषेक त्रिपाठी, हरिकीरत सिंह, ये लोग भी राफेल को उड़ाकर भारत में लेकर के आने वाले सैनिक हैं जिनका नाम है अभिषेक त्रिपाठी, हरिकीरत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 34 कहता है कि एडीबी ने कितने मिलियन डॉलर का अनुदान भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए दिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है, तो इसने कितने मिलियन डॉलर का अनुदान भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए दिया है।
तो ये जो अनुदान दिया है ये $3 मिलियन का अनुदान ADB के द्वारा भारत को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 35 इनका है कि कुमकुम जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो आपसे पूछा जा रहा है कुमकुम जिनका हाल ही में निधन हो गया तो ये किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो ये अभिनेत्री थी, फिल्मों में इन्होंने काम किया था और काफ़ी पुरानी फिल्मों की अभिनेत्री रही थी। इनका हाल ही में निधन हो गया और ये अभिनेत्री थी, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 आपसे पूछा जा रहा है कि ADB का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। और आप विश्वास मानिए इस तरह के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं मुख्यालय या स्थापना से संबंधित, तो आप ऐसे प्रश्नों को ज़रूर याद रखें कि ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये स्थित है मनीला, फिलीपींस में। मनीला, फिलीपींस में ADB का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है। मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है। तो जुलाई और जून से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण दिवस रहे हैं मैंने सब कवर कराए हैं एक अलग वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ तुरंत उसे देखें और मैं उस वीडियो का लिंक ज़रूर डाल दूँगी कमेंट बॉक्स में, तो आप प्लीज़ उसे देख लें। तो आपसे पूछा जा रहा है मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब होता है। तो ये मनाया जाता है 30 जुलाई को। 30 जुलाई को हम मनाते हैं मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस और इसका इस वर्ष का थीम रहा है कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये इस वर्ष का 2020 का मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस का थीम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 38 कहता है कि किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। वो कौन सा देश है जिसने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो ये मिसाइल का परीक्षण करने वाला देश बन गया है ईरान। ईरान ने इसका परीक्षण किया है और इस मिसाइल का जो कोड नेम था वो था पैगंबर-ए-आज़म 14। पैगंबर-ए-आज़म 14 ये इसका कोड नेम था और अगर लॉन्च देखा जाए तो हार्मुज जलसंधि के आसपास इन्होंने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न संख्या 38 भारत व किस देश के मध्य होम्योपैथी व पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित समझौता हुआ है। भारत और किस देश के मध्य ये होम्योपैथी व पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित समझौता हुआ है। तो ये समझौता हमने किया है जिम्बाब्वे के साथ में। जिम्बाब्वे जिसकी कैपिटल है हरारे, तो हमने इसके साथ में ये होम्योपैथी और पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित समझौता किया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 कहता है कि कौन खादी व ग्रामोद्योग कॉरपोरेशन से 1.80 लाख मास्क खरीदेगी। KVIC खादी व ग्रामोद्योग कॉरपोरेशन जिसको बोलते हैं, तो इससे 1.80 लाख मास्क कौन खरीदेगी। तो ये खरीदेगी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने 1.80 लाख का इसको मास्क का ऑर्डर दिया है, ये मास्क इससे खरीदेगी। 7 लाख मास्क खादी व ग्रामोद्योग कॉरपोरेशन से जम्मू कश्मीर ने खरीदे थे, तो ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी खरीदेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 41 पेटीएम मनी के CEO कौन बने हैं। हाल ही में पेटीएम मनी के CEO बदले गए हैं और ये CEO अब बन गए हैं वरुण श्रीधर। वरुण श्रीधर पेटीएम मनी के CEO बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 42 कहता है कि जागरूकता अभियान हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया है। जागरूकता अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे ये जागरूकता अभियान किससे संबंधित है। तो भूकंप जो आते हैं उनसे संबंधित है ये जागरूकता अभियान। लोगों को सचेत करना, बताना कि किस तरीके से भूकंप के दौरान लोग बच सकते हैं या जो भी जानकारी उन्हें देनी है। तो इस जागरूकता अभियान के माध्यम से, क्योंकि NCR जो दिल्ली का क्षेत्र है तो वो एक भूकंप का जोन है, वहाँ पर आए दिन भूकंप आते रहते हैं, झटके महसूस किए जाते रहते हैं। तो ऐसे में दिल्ली के लोगों को कैसे सुरक्षित किया जा सके उसके लिए ये जागरूकता अभियान दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 43 कहता है कि नेवल कम्युनिकेशन नेटवर्किंग ट्रेनिंग लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है। नेवल कम्युनिकेशन नेटवर्क ट्रेनिंग लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये कोच्चि केरल में इसका उद्घाटन किया गया है। कोच्चि केरल में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 44 पूछता है केवीआईसी की स्थापना कब हुई थी? खादी एवं ग्रामोद्योग कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना की बात करें 1956 ईस्वी में केवीआईसी की स्थापना हुई थी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 45 जो कि कहता है रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो रेड क्रॉस दिवस आपसे पूछा जा रहा है कब मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस हम मनाते हैं 8 मई को। 8 मई को हम मनाते हैं रेड क्रॉस दिवस। तो ये था हमारा आज का सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपके लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए जो जिस भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो लेखपाल हो, एनटीपीसी हो या जो भी एग्ज़ाम हो, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।